ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका करण को समझाने के लिए गुलेरिया हाउस आई हुई थी। अनिका ने अपना काम पूरा कर दिया था। अनिका अब करण को समझाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आई थी। आज अनिका ने करण गुलेरिया को अपने हाथों से ही खाना परोसा था, जिससे कहीं न कहीं करण गुलेरिया को भी बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और साथ ही साथ अब आकाश और सया आज दोनों के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। जैसे ही अनिका और करण नीचे आए थे, तभी से ही आकाश और श्रेया को एहसास होता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था अनिका को यहाँ पर बुलाने के लिए, वह कहीं न कहीं सही साबित हुआ। आज उनको उन दोनों को भी बहुत खुशी हो रही थी, करण के चेहरे पर फिर से वही चमक देखकर। लेकिन अनिका के मन में एक अलग ही उधेड़ बुन चल रही थी, जिसके बारे में ना तो करण गुलेरिया को आभास था और ना ही आकाश और श्रेया को। अनिका के मन में रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि जब कभी पापा को माँ के जिंदा होने का राज पता चलेगा और उन्हें यह पता चलेगा कि सारी सच्चाई पता होने के बावजूद भी मैंने उन्हें सच नहीं बताया, तो क्या पापा मुझे माफ कर पाएंगे। अनिका के मन में कहीं न कहीं यह गिल्ट घर कर चुका था, क्योंकि अनिका सच में नहीं चाहती थी कि वह करण गुलेरिया से अपनी माँ जिंदा होने की बात छुपाए। हालांकि अनिका यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के कहने से चुप थी, नहीं तो अनिका यहाँ पर करण गुलेरिया की सिचुएशन को अच्छी तरह से देख भी पा रही थी और समझ भी पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं जब करण जीना ही नहीं चाहते थे, तब अनिका ने ही करण गुलेरिया का इलाज किया था। तो उनसे बेहतर इस बात को और कौन जान सकता था। यही सब मन में सोचकर अब पता नहीं क्यों अनिका कहीं खुश हो गई थी। उसके मन में यही सब चल रहा था कि कैसे कैसे मैं अपने इस पापा से इस बारे में माफी मांग पाऊंगी, कैसे मैं उस टाइम पर उनको फेस कर पाऊंगी। पता नहीं जब भी उन्हें इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं पापा ने भी अब इस बारे में माँ की खोज करने के लिए अपनी तरफ से कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें कभी भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। कभी तो उनको भी माँ के बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन अनिका, जब पापा को इस बारे में पता चलेगा तब तो क्या करेगी। यही सब सोचकर अनिका अब कहीं खुश हो गई थी। आज करण की जो हालत थी उस सब की जिम्मेदार यहाँ पर अनिका खुद को ही मान रही थी। अनिका अपने ही ख्यालों के भंवर में खोई हुई थी। तभी आकाश की आवाज से वह अपनी चेतना से वापस लौटती है। तभी उसे ख्याल आता है कि तुम कहाँ पर हो। आकाश अब अनिका से पूछ रहा था, अनिका, क्या पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक है या फिर हमें उन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब आकाश की बातों को जवाब देते हुए अनिका भी कहती है, नहीं आकाश, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने पापा का चेकअप कर लिया है, वह पूरी तरह से ठीक है, बस उन्हें थोड़ा सा हेडेक था जिसकी मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है। आकाश, बस जब से पता चला है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी तुम्हारा किडनैप हो गया था, तब से ही पापा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। उन्हें घूम फिर कर हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती है। शायद इसी स्ट्रेस की वजह से उनका यह हाल हो गया है। लेकिन मैंने पापा को समझा दिया है और मैंने इन्हें टेंशन फ्री टेबलेट भी दे दी है। अब अनिका की बात सुनकर आकाश करण के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर करण गुलेरिया से कहता है, पापा, पीछे जो भी हुआ वह न तो हमारे हाथ में था और न ही हम उसके बारे में कुछ कर सकते थे। आप उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखिए, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और जिसके पास अनिका जैसी बहन हो उससे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब करण गुलेरिया भी अनिका की तरफ देखते हैं और फिर अनिका के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं करण गुलेरिया को यह आवाज था
आज आकाश अगर यहाँ पर गुलेरिया हाउस में सही सलामत है तो वह सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से ही है। जैसे ही करण गुलेरिया का नाश्ता खत्म हुआ तभी अनिका उसे लेकर वहीं उस गार्डन में चली गई। गार्डन में जाने के बाद अनिका करण के साथ बस ऐसे ही टहल रही थी। वह इसी उधेड़ बुन में थे कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तभी अनिका का फोन वाइब्रेट होने लगता है। जैसे ही अनिका को इसका आभास होता है वह जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाल कर देखती है तो उस पर रोहित का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रोहित ने लिखा था कि अनिका कहाँ हो तुम आज हम लंच पर जाने वाले थे। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही अनिका ने मैसेज पढ़ा तो अनिका को अचानक से याद आया कि रोहित ने तो उसे सुबह ही लंच पे चलने के लिए बोल दिया था। हालांकि रोहित ने अनिका को 2 बार रिमाइंड भी कराया था कि लंच पे जल्दी आ जाना, जिसके बदले में अनिका ने भी कहा था, मिस्टर मारवा क्या आप मुझे भुलक्कड़ समझ रहे हैं? लेकिन कहीं न कहीं यह बात अब सच हो गई थी, क्योंकि अनिका तो आज सच में ही वहां पर जाना भूल गई थी। कब टाइम सुबह से दोपहर हो गई थी। अनिका को खुद ही गुलेरिया हाउस में आने के बाद पता ही नहीं चला था। अनिका ने अब करण की तरफ देखा और बोला, पापा मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। और फिर अनिका करण को बाय बोलकर जल्दी से वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद अनिका रोहित के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनिका अंदर आई तो वहां का नजारा थोड़ा सा चौंकाने वाला था, जिसे देखकर अनिका एकदम से चौंक गई थी। रोहित ने रेस्टोरेंट की पूरी काया पलट कर रख दी थी। वहां पर अनिका के पसंद के फूलों से लेकर अनिका के पसंद का म्यूजिक और हर चीज यहाँ अनिका के ही पसंद के थे। साथ ही साथ आज रेस्टोरेंट में कोई वहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर भीड़ ना के बराबर थी। सिर्फ स्टाफ के अलावा कोई एक आधे लोग वहां पर नजर आ रहे थे। जब रोहित की नजर अनिका पर पड़ी तो उसने उठकर अनिका के लिए कुर्सी खींची और फिर अनिका के बैठने के लिए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अनिका ने रोहित से सॉरी कहा और कहा, मिस्टर मारवा सॉरी, मैं लेट हो गई। अब रोहित अनिका की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं अनिका, मैं भली भाली जानता हूँ कि मेरी बेबी जब इतनी मल्टी टैलेंटेड है तो उसके पास टाइम की कमी तो होगी ही, क्योंकि जब वह इतनी मल्टी टैलेंटेड है तो यह सोचो ना उसके पास काम भी तो कितना ज्यादा होगा। रोहित की ऐसी बात सुनकर अनिका के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा जाती है। तभी एक वेटर को इशारा करता है और वह अनिका और रोहित के लिए। तभी वहां पर वेटर आता है और रोहित अपने और दोनों के लिए अपना ऑर्डर देता है, जिसमें सारे डिशेज अनिका की पसंद की ही थी। जैसे ही रोहित और अनिका वहां पर कुछ देर के लिए बैठते हैं, आपस में ऐसी ही बातें करते हैं, तब रोहित अनिका से पूछता है, वैसे अनिका क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई, या तुम किसी काम में बिजी थी? रोहित की बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, एक्चुअली मैं गुलेरिया हाउस चली गई थी। मुझे परसों रात को ही आकाश का मैसेज आया था, लेकिन कल बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं वहां आकाश को मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और न ही मैं वहां पर जा पाई थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना लंच से पहले मैं गुलेरिया हाउस जाकर एक बार आकाश से मिल लेती हूँ, क्योंकि आकाश के मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जिससे मुझे काफी घबराहट हो रही थी। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, अच्छा ऐसा क्या लिखा हुआ था अनिका उस मैसेज में? तभी अनिका कहती है, बस कुछ नहीं, वह मुझसे मिलना चाहता था, उसी से मिलने की वजह से मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। आखिर आकाश मुझसे मिलना क्यों चाहता है? रोहित अनिका की बात सुनकर अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, तो अनिका फिर क्या कहा आकाश ने? क्या तुम आकाश से मिल पाई? तभी अनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और कहती है, हाँ मिस्टर मारवा,
मैं गुलेरिया हाउस गई थी और मैं आकाश से भी मिल चुकी हूँ और साथ में पापा से भी। तभी फिर रोहित कहता है, पापा से? मतलब तुम तो वहां पर आकाश से मिलने गई थी ना? क्या पापा को कुछ हुआ है क्या? पापा ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले दिनों से जो कुछ भी चल रहा था, मुझे भी लग रहा है कि उनकी तबीयत शायद कुछ ज्यादा ही खराब है। रोहित की बात सुनकर अब अनिका सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अनिका के ऐसे चुप होने पर अब रोहित भी उत्सुकता होती है कि आखिर वहां पर गुलेरिया हाउस में क्या हुआ है। इसलिए वह बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछता है, अनिका मुझे बताओ ना, सच में वहां पर क्या हुआ है? तब अनिका बताती है, कुछ नहीं, आकाश ने मुझे वहां पर बस पापा के हाल चाल के लिए, पापा के बारे में बताने के लिए ही बुलाया था। क्योंकि कई दिनों से पापा न तो ढंग से खाना खा रहे थे और न ही पानी पी रहे थे और उनकी हेल्थ भी कुछ ज्यादा ही डाउन होती जा रही थी। वो टेंशन में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे थे, जो आकाश उससे देखा नहीं गया। इसलिए उसने मुझे वहां पर बुला लिया, क्योंकि आकाश ने खुद पापा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी असर पापा पर दिखाई नहीं दिया था। इसलिए उसने मुझे बुलाना सही समझा। अनिका की बात सुनकर अब रोहित भी अनिका की बात में हामी भरता है और रोहित कहता है, तो क्या तुम्हारे पापा से बात हुई? अब अनिका कहती है, हाँ मेरे पापा से बात हुई है। पापा ने, पता है मिस्टर मारवा, पापा ने एक डिटेक्टिव को हायर किया है जो माँ के बारे में और उस शख्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर पता करे। पता नहीं क्यों मेरे बर्थडे पार्टी से ही जब से उन्होंने उन शख्स को देखा है, उनके मन में एक उम्मीद जाग चुकी है। हालांकि मुझे लगा है कि मेरे मना करने के बाद शायद वह इस बात को वहीं पर भूल जाएंगे, शायद वह इस पहेली में ज्यादा नहीं उलझेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके मन में यह बात आ चुकी है कि कहीं न कहीं शायद स्वाति मल्होत्रा जिंदा हैं। इसलिए वो माँ के बारे में जानने के लिए अब वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। रोहित ने जब डिटेक्टिव वाली बात को सुना तो फिर एक पल के लिए तो रोहित भी हैरान हो गया था। लेकिन फिर अब रोहित अनिका से पूछता है, तो अनिका अब हमें क्या करना है? अगर पापा ने एक डिटेक्टिव को हायर कर ही दिया है तो आज नहीं तो कल अब उनको पता चल ही जाएगा कि माँ जिंदा है। फिर तुम क्या करोगे या फिर माँ क्या करेंगे? तो रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, यह तो खुद मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि जब पापा को यह पता चलेगा कि माँ जिंदा है, यानी कि उनकी पत्नी स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, तो वह फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि माँ जिंदा है, तो फिर मैं उनको कैसे फेस कर पाऊंगी? पता नहीं उस टाइम पर उनके मेरे लिए क्या क्या सवाल होंगे, उनके मेरे बारे में क्या क्या सोच होंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हालांकि अनिका कभी भी कोई उसके बारे में क्यों सोचता है, क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है, इसके बारे में अनिका को कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अनिका सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं अपने पापा की ऐसी हालत देखकर आज अनिका को भी बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए अब अनिका की बातों को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका ज्यादा मत सोचो, क्योंकि यह सब समय पर छोड़ दो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जितना हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं वह हमारी सोच के अकॉर्डिंग वह उतनी ही क्रिटिकल हो जाती है। और यहाँ तो ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना ही मैं। अगर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा यानी कि तुम्हारी माँ का ही यही डिसीजन है तो फिर यही सही, क्योंकि यह बात सिर्फ उन दोनों की है। अगर माँ ने हमें बोल दिया होता, माँ ने तुम्हें कह दिया होता, तो शायद तुम यहाँ पर पापा की कोई मदद भी कर पाती। लेकिन जब यहाँ पर माँ ने ही इस बारे में नहीं कहा, तो आई थिंक तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और
तुम अपने अंदर इस गिल्ट को भी मत पैदा होने दो। कहीं न कहीं यह रोहित की बातों से अनिका को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई थी। इन दोनों के ऐसे ही बातें चली हुई थी, तभी एक वेटर दोनों के लिए खाना लेकर उनकी टेबल तक आ गया था। खाना टेबल पर आने के बाद जैसे ही रोहित और अनिका खाना खाना शुरू करते हैं, तो कोई टेबल के नीचे से ही अनिका के पैर पर अपना पैर धीरे से मार देता है, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित यह समझ जाता है कि अनिका अपने गिल्ट में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तो उसके मूड को फ्रेश करने के लिए अब रोहित ऐसे बचकानी हरकत करता है। अनिका जब रोहित की तरफ देखती है तो रोहित एक मुस्कान के साथ फिर से अपना खाना खाने लग जाता है। और आज रोहित ने जितनी तैयारियां की थी, शायद उतनी तैयारियां कोई अपनी पहली डेट पर भी ना करे। जैसे जैसे अनिका और रोहित का रिश्ता पुराना हो रहा था, अनिका के लिए रोहित का प्यार उतना ही बढ़ता जा रहा था। उनके प्यार में एक उनका प्यार दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा था। अभी अनिका और रोहित अपना लंच एंजॉय कर ही रहे थे कि रोहित और अनिका के टेबल के पास एक लड़की आती है। वो लड़की वहां उनके टेबल के पास से गुजर ही रही थी कि तभी उनका पैर कहीं पर उलझ गया। उसे लगा कि शायद उसे किसी ने जान से गिराने की कोशिश की है, इसलिए उसके मुंह से जल्दी से निकलता है। तभी उसके नजर रोहित पर पड़ती है। रोहित को देखते ही अब वह लड़की उस रोहित को कुछ देर तक पहचानने की कोशिश करती है। जैसे ही लड़की रोहित को पहचान लेती है, तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है और अब वह साथ में कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि वहां पर उस रोहित के साथ अनिका को देखकर वह खुद कंफ्यूज भी थी। लेकिन उसे सबको छोड़कर अभी उसके चेहरे की जो चमक थी वह देखने लायक थी और वह बहुत ही खुश थी। उसने खुशी से चिल्लाते हुए एकदम से रोहित की तरफ मुड़ती है और फिर कहती है, रोहित तुम यहाँ? उसकी आवाज सुनते ही अब रोहित भी उसकी ओर देखता है और कहता है, चारू तुम? व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं तो बस आंटी से मिलने ही वाली थी, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें पहले तुमसे मिलना हो जाएगा। चारू ने हंसते हुए ही रोहित से यह सब कहा तो उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कान रोहित को देखकर ऐसे बढ़ गई थी जैसे दूसरे ही एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। रोहित भी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो गया था। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन चारू को देखकर वह भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था, पर जल्दी ही उसने फिर से कम होकर चारू से कहा, When did you return? कुछ बताया भी नहीं तुमने। तभी रोहित की यह बात सुनकर अब चारू ने कहा, मैं बस कल ही आई हूँ। मैं तुम्हें घर आकर ही सरप्राइज करना चाहती थी, पर देखो तुमने तो मुझे ही यहाँ इस होटल में ही सरप्राइज कर दिया। चारू ने हंसते हुए कहा। उसके पहनावे और अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई रईस फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है, ओहो। लेकिन रोहित ने यह बात ही बड़े ही नॉर्मली कही थी, लेकिन कहीं न कहीं चारू की एक्साइटमेंट अब भी 7वें आसमान पर थी। अब रोहित की बात सुनकर अब चारू कहती है, वैसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी? तभी उसकी बात सुनकर रोहित ने कहा, क्या? लेकिन रोहित ने यह बात बिना किसी एक्साइटमेंट के पूछी थी, क्योंकि अब रोहित पहले से ही किसी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और जब से उसकी अनिका से मुलाकात हुई थी, अनिका की शादी करने के बाद, तो कोई सवाल ही नहीं बनता था। रोहित और चारू की बातें सुनकर कहीं न कहीं अनिका उन दोनों को देख रही होती है, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। जिस तरह से चारू एक पल के लिए भी रोहित से इधर रोहित से दूसरी तरफ भी नहीं देख रही थी, इससे कहीं न कहीं अनिका ने भी अंदाजा लगा लिया था कि वह रोहित के लिए क्या फील कर रही थी, क्योंकि अनिका ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में इतना तो सीख ही लिया था जितने हक से वह रोहित की फैमिली उसकी माँ के बारे में जानती थी। उसकी जरूरतों को भी कहीं न कहीं वह बातों ही बातों में बयां कर रही थी। उसको देखकर अब अनिका को भी लग रहा था जैसे वह दोनों
रोहित और चारू दोनों ही आपस में बड़े ही क्लोज थे। जिस तरह से आपके बारे में सोचते हुए उसकी तरफ ना देखते हुए भी सोच रही थी, ठीक उसी तरह से चारू का भी ध्यान सिर्फ वहां पर रोहित के बगल में बैठी हुई अनिका पर पड़ चुका था। रोहित भी अब बातों ही बातों में अपनी चेयर को छोड़कर खड़ा हो जाता है और अब वह चारू से बातें करने लग जाता है। रोहित ने आज तक अपनी सीट किसी भी लड़के से बात करने के लिए या बात करते हुए नहीं छोड़ी थी, लेकिन अनिका यह देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, रोहित ने अनिका के अलावा किसी के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। क्योंकि रोहित ने भी नहीं कभी यह सोचा था कि चारू की मुलाकात उससे यहाँ पर हो जाएगी। इधर उधर चारू के हाव देखने के बाद भी अनिका तो कुछ पूछना ही नहीं चाहती थी, लेकिन चारू उसको यहाँ पर रोहित के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अब उससे रहा नहीं गया और उसने रोहित से पूछ ही लिया। रोहित यह उसके सवाल का कुछ भी जवाब देता उससे पहले ही अनिका बोल पड़ी। अनिका को उसे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। अनिका के मन में उसे देखकर कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अनिका को वह लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। उसके चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसकी आंखें अनिका को कुछ अजीब ही लग रहा था। उन्हें देखकर बेचैनी हो रही थी, लेकिन तभी रोहित के बिना बोलने से पहले ही अब अनिका उसे जवाब देती हुए कहती है, मैं अनिका गुलेरिया। अनिका की बात को आगे करते हुए अब रोहित आगे कहता है, यह अनिका गुलेरिया है, मेरी वाइफ और मेरी लाइफ। रोहित की बात सुनकर कहीं न कहीं अब चारू बहुत ही हैरान हो जाती है। अब चारू कहती है, क्या रोहित, तुम तो बड़े ही छुपा रुस्तम निकले। तुम तो मुझसे कहते थे कि कभी शादी ही नहीं करोगे। तुम्हारा तो शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जबकि तुमने तो आज तक तुमने किसी भी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखा, और तुम्हारी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, और अब इतनी खूबसूरत बीबी के साथ यहाँ बैठे हो और वह भी लंच कर रहे हो। इससे आगे अब चारू फिर से कहती है, तुमने मुझे अपनी शादी में तो नहीं बुलाया, कम से कम अब अपनी वाइफ से अच्छे से परिचय तो करा दो। अब चारू की बात सुनकर अब रोहित कहता है और फिर अनिका की तरफ देखता है और अनिका से कहता है, चारू, यह अनिका गुलेरिया है, मेरी वाइफ। अनिका दुनिया की नंबर 1 डॉक्टरों में से एक है, और अनिका यह है चारू, मेरे स्कूल और कॉलेज की इकलौती फ्रेंड चारू। रोहित की बात को अब बीच में ही काटते हुए फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड यह कहो, चारू कहती है। और यह कहकर अब तो चारू हंसने लग जाती है, और वह कहती है, फिर कुछ देर तक हंसने के बाद अब वह फिर कहती है, हम स्कूल और कॉलेज में एक साथ ही रहते थे। हमारा ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं था जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर न किया हो। यह कहते हुए चारू रोहित के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी थी, जिसे देखकर अनिका को इतने सालों में पहली बार आज जेली सी फील हो रही थी, क्योंकि अनिका को तो वह लड़की पहले ही बार में देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। कहीं न कहीं अनिका को उस लड़की से चिढ़ हो रही थी। हालांकि आज तक अनिका ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि अनिका चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अनिका अपनी हर चीज में, अपने हर कार्य में, अपनी हर इमोशंस में बड़ी ही कम रहती थी। वह कभी भी किसी दूसरे के सामने ना तो अपने काम को, ना अपने इमोशंस को, ना ही कभी किसी चीज को जाया नहीं होने देती थी। उससे ज्यादा काम शायद ही कोई होगा। तभी वहां पर चारू रोहित से पूछती है, रोहित, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं? अनिका ने तभी एक फेक मुस्कान के साथ कहा, हाँ श्योर, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। अनिका यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नॉर्मल थी नहीं। यहाँ चारू को यह पता चलने के बाद अब वह वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है, और अब वह वहाँ पर उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोहित की तरफ ही था। अब तो उसकी मुस्कान भी रोहित को थोड़ी अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उसने तुरंत ही बात बदलते हुए फिर रोहित से पूछा, तो इस बार कब वापस जाने का सोचा है? यहाँ पर चारू रोहित की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है,
क्योंकि यहाँ पर रोहित और चारू लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए उनकी स्कूलिंग भी साथ में पूरी हुई थी। वह बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साथ में कई सुंदर यादें भी बनाई हुई थी। उस वक्त फिर यहाँ पर चारू लंदन में ही अपने कोर्स के लिए सेटल होकर बाहर सेटल हो गई और वह साल में एक बार अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने के लिए आया करती थी। अब रोहित वहाँ पर चारू से फिर से पूछता है, तुमने वापस जाने का क्या सोचा है? तब यहाँ पर चारू अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ, इस बार तुम्हारा यह सवाल ठीक नहीं है। मैं इस बार वापस नहीं जा रही हूँ रोहित। मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं से अब अपने फैमिली बिजनेस को ही देखूंगी, जैसा कि डैड मुझसे कह रहे थे। यह बात चारू ने एक्साइटमेंट में बताई। चारू की यह बात सुनकर रोहित भी कहता है, ओह ग्रेट। लेकिन रोहित अभी भी उतना ही कम था जितना वह पहले से था, क्योंकि रोहित के चेहरे पे चारू को देखकर ना तो कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही कुछ और कहीं की फीलिंग थी। कहीं न कहीं चारू को यह बात बड़ी ही ज्यादा खल रही थी कि रोहित उसके रुकने का उतना सुनकर खुश क्यों नहीं था जितने की वह थी। उसके इतने ठंडे रिएक्शन कहीं न कहीं चारू का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे, लेकिन वह कहाँ पर रुकने वाली थी। अब चारू फिर से कहती है, लेकिन रोहित एक बात है। अब रोहित कहता है, ओके चारू, बोलो क्या बात है? अब चारू कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, वो भी बिजनेस में। मेरे लिए तो सब नया होगा। यह चारू ने कहा। उसे उम्मीद थी कि काम का नाम सुनते ही शायद रोहित थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए काम की सुनकर, लेकिन उसके यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। इस बार भी रोहित ने कुछ ज्यादा न कहते हुए सिर्फ अपना सर हिला दिया और उसे जवाब दे दिया था। इतने समय के बाद मिलने के बाद भी चारू उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, अनिका के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, लेकिन रोहित को ज्यादा इंटरेस्टेड ना होते हुए देखकर अब वह इसमें एम्ब्रेसमेंट का फील नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर बार बार चारू का ध्यान चुपचाप लंच कर रही अनिका पर भी जा रहा था। अब तक अनिका का भी लंच पूरा हो चुका था। अब अनिका एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होकर बड़े ही स्मार्टली उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया था। उसके उठने से पहले ही अब वह जल्दी से अपना पर्स उठाती है और वहां से बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। बढ़ते हुए अब वो रोहित को कहती है, ओके मिस्टर मारवा, मैं यहाँ से अब चलती हूँ क्योंकि मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट में भी जाना है। आप दोनों अपना यह क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। यह कहते ही अनिका वहां से निकल गई। हालांकि रोहित का भी लंच तो फिनिश हो ही चुका था। अब रोहित भी जैसे ही उठने को होता है तभी चारू उसे कहती है, रोहित, हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, क्यों ना कुछ देर और बैठकर कॉफी पिया जाए, गप्पे भी मारे जाए। या आई नो हमारे पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई होंगी। हम इतने पर 7-8 साल के बाद जो मिले हैं, एक दूसरे से शेयर करने के लिए अपने पास हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी। अनिका तो यहाँ से अब जा ही चुकी थी, इसलिए यहाँ पर चारू भी अब रोहित के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहती थी। बहुत ही खूबसूरत बॉडी, भूरी आंखों और नीला काजल लगाए हुए, छोटे बालों के साथ ही फैंसी कपड़ों में चारू दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके अदाओं पर कॉलेज से लेकर ऑफिस तक के मिडिल क्लास से लेकर अमीर तक सारे लड़के ही घायल हो गए थे। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि चारू ने किसी को कॉफी के लिए पूछा था, जिसका जवाब सुनने के लिए वह अंदर से बेताब हो रही थी। यहाँ पर रोहित ने उसकी जैसे ही यह सुना, उसने जल्द से मना कर दिया। अब वो जैसे ही उठने को हुआ, लेकिन अनिका वहां तक जा चुकी थी। तब तक रोहित को अनिका की बात याद आ गई। ओके मिस्टर मारवा, मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट जाना है। अब रोहित एकदम से अपने माथे पर हाथ रखता है और कहता है, सिट। अनिका लगता है शायद यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं यह गलती कैसे कर सकता हूँ जब मैंने यहाँ पर यह लंच स्पेशल अपने और अनिका के लिए की थी, तो मैंने चारू को यहाँ पर बैठने ही क्यों दिया।
उसे उधेड़ बुन में अब अपने मन ही मन में रोहित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जल्द से वहां से भागकर गेट की तरफ जाता है तो देखता है कि अनिका तो अब तक अपनी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। इधर चारू रोहित को ऐसे भागते हुए देखकर अब चारू को भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने इस गुस्से को ऐसे जायज और ऐसे दर्शाना नहीं चाहती थी। यहाँ अकेले बैठे हुए चारू के मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे थे। वह लंदन में पिछले कुछ समय से इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि वह रोहित के लाइफ में क्या चल रहा है उसे कोई भी अपडेट नहीं था। लेकिन अचानक से इतने समय के बाद रोहित ऐसे शादी कर लेगा और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की से, ऐसी उम्मीद उसे दूर दूर तक नहीं थी। कहीं न कहीं अनिका की खूबसूरती के आगे चारू की खूबसूरती वैसी ही फील हो रही थी। अनिका की खूबसूरती को देखकर चारू अपने आप में ही एम्ब्रेसमेंट फील कर रही थी। चारू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसको बड़ी ही चिढ़ हो रही थी। पहले ही अनिका की खूबसूरती को देखकर यहाँ अनिका अपनी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। अनिका यहाँ पर अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ा रही थी, लेकिन गाड़ी तो अनिका चला रही थी, लेकिन उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। वह इन सब को रोहित से पूछना तो चाहती थी, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में उसे यह पूछना ठीक नहीं लगा और वह जल्दी से वहां से उठ के अपने काम के लिए निकल गई थी। इधर आज करण गुलेरिया को देखकर कहीं न कहीं आकाश के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी, क्योंकि वह बहुत देर तो पहले ही हो चुकी थी आकाश को ऑफिस के लिए। इसलिए वह डिसाइड करता है कि आज वह घर से ही अपना सारा काम संभालेगा। आज वह गुलेरिया हाउस ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में नहीं जाएगा, क्योंकि आकाश आज घर पर ही था। इसलिए आज उसके पास भी बहुत ही इनफ टाइम था अपने बच्चों के लिए, श्रेया के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इधर से करण गुलेरिया भी अब तक अपने कमरे में जा चुके थे। उधर वहीं पर डाइनिंग हॉल में ही श्रेया और आकाश दोनों ही बैठे हुए थे। अब आकाश कहता है कि श्रेया, मुझे लगता है अब हमें बच्चों के नामकरण के बारे में भी सोचना चाहिए। आकाश के मुंह से नामकरण का नाम सुनते ही श्रेया एकदम से खुश हो जाती है और वहां पर कहीं नंदिनी भी बैठी हुई थी। नंदिनी भी उसे नामकरण का नाम सुनते ही एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और एकदम से कहती है, हाँ आकाश, यह तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। आखिरकार तुम्हारी आज की ली हुई छुट्टी कहीं न कहीं हमारे काम तो आ रही है। नंदिनी ने आकाश को चिढ़ाते हुए कहा। जैसे ही आकाश गुलेरिया ने यहाँ पर श्रेया को नामकरण के बारे में कहा, तो यह बात सुनते ही जल्दी से श्रेया अपने कमरे में भागी हुई चली जाती है और वहां से जल्दी से एक कॉपी और पेन उठाकर लाती है, क्योंकि श्रेया ने तो इस बारे में अभी तक सोचा भी नहीं था। अब तक वह इतनी अपने आप में खुश हो रखी थी, क्योंकि एक पल से उसकी झोली में इतनी सारी खुशियां जो आ गई थी, इस बारे में तो उसे ध्यान ही नहीं रहा था। लेकिन आज आकाश ने उसे इस बारे में याद दिला दिया था। इसलिए अब जितने भी नाम यहाँ पर श्रेया को याद आने वाले थे, वह यहाँ पर उन सबको लिखने वाली थी। तभी आकाश कहता है, श्रेया, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। वहाँ पर साथ में वह नंदिनी को भी कहता है, भाभी आपका क्या ख्याल है। तभी नंदिनी भी मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ आकाश, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे भी चाय पीनी तो बहुत पसंद है, यह तुम तो जानते हो। चलो मैं किचन में जाती हूँ और मैं जाकर चाय की तैयारी करवाती हूँ। यह कहते हुए नंदिनी वहाँ से उठकर चली गई। इधर अब श्रेया कॉपी पे पेन से कुछ लिखने के लिए बैठ जाती है। उसने बहुत सारे नामों को पहले ही सोच के उस पे लिखना शुरू कर दिया था। अब आकाश श्रेया को देखते हुए कहता है, श्रेया, इतनी जल्दी में मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने बस तुम्हें एक आइडिया दिया है। तभी श्रेया कहती है, सॉरी आकाश, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। अब आकाश कहता है, कोई बात नहीं श्रेया, ऐसा करते हैं, पहले हम सब चाय पीते हैं, उसके बाद हम यह काम कर लेंगे। तभी श्रेया अपनी डायरी पर ध्यान देते हुए कहती है, नहीं आकाश, पहले नाम तय हो जाए, उसके बाद ही अब हम चाय पियेंगे। अब अगर आपके मन में यह बात आ ही गई है तो क्यों ना अभी पहले हम नाम ही डिसाइड कर लेते हैं। अब आकाश हंसते हुए कहता है, ओह इतनी जल्दी क्या है,
अब अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारे नन्हे से मेहमान को अभी तो आया है। हमारा नन्हा सा मेहमान। अब श्रेया कहती है, हाँ लेकिन नामकरण की पूजा अब हमें जल्द से जल्द करनी ही होगी। मैं तो इस बारे में पहले से ही काफी लेट कर चुकी हूँ। अब नामकरण के बारे में कितने ही रीति रिवाज हैं, कितने ही कार्य हैं, तो अब हमें जल्द से जल्द पूरे करने होंगे। अच्छा हुआ आकाश जो तुमने मुझे इस बारे में याद दिला दिया। हमें जल्द से जल्द पहले पंडित जी से वह बच्चे के अक्षर यानी कि बच्चे के नाम के पहला अक्षर पता करना है कि उसका पहला अक्षर कौन से नाम से होगा और कौन सा नाम उसका पहला अक्षर होगा। एकदम से श्रेया को इतना हाइपर देखकर अब आकाश कहते हैं, कूल डाउन श्रेया, कूल डाउन। यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तो जस्ट तुम्हें एक आइडिया दिया था। मैंने तो बस तुम्हें जस्ट एक हिंट दिया था कि अब हमें शायद नामकरण करना चाहिए। इससे शायद हमारी पूरी फैमिली एक बार फिर से इकट्ठी हो जाए, फिर से बच्चे भी बहुत सारी मस्ती कर पाएंगे। मैंने तो जस्ट इसलिए यह सब बोला था। श्रेया, तुम तो अभी से ऐसी लग रही हो जैसे तुम तो किसी शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ बैठ चुकी हो। आकाश की यह बात सुनकर अब कहीं न कहीं श्रेया भी मुस्कुराने लगती है और अब वह दोनों ही एक साथ हंसने लग जाते हैं। आकाश श्रेया को छेड़ते हुए कहता है, हाँ तो बताओ श्रेया, डायरी में कौन कौन से नाम सोचकर लिख चुकी हो तुम? वैसे हमारी नाम एक्सपर्ट जो हो। तभी श्रेया डायरी खोलते हुए कहती है, देखो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, क्योंकि मैंने लिखे हैं आरव, अद्वैत, विमान, अर्णव और ऐसे ही बहुत सारे नाम जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अभी आकाश सुनकर श्रेया की यह बात सुनकर आश्चर्य से कहता है, अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे नाम। पर हमने तो तय किया था कि हमारा बेटा अगर होगा तो उसका नाम ए से होगा। यह हमने काफी टाइम पहले ही सोच लिया था, जब तक तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा नाम भी ए से है। अब श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ याद तो मुझे भी है, लेकिन मुझे याद दिलाने के लिए। लेकिन ठीक है, अब हम ए से ही बच्चे का नाम डिसाइड करेंगे। कहीं न कहीं यहाँ पर आकाश इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब पिंकी का जन्म हुआ था तो आकाश को तो पता भी नहीं था कि उसकी एक बेटी है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे बाद में ही पता चला था जब उसको श्रेया की बहन ने चुराकर उसके पास तक भेजा था। इसलिए कभी आकाश ने नहीं सोचा था कि श्रेया के साथ उसका यह बच्चा होगा। यह बात उसे बाद में ही पता चली थी। उसके कितने ही ऐसे इमोशंस थी, कितने ही, क्योंकि वह सारी चीजें कहीं न कहीं अपनी लाइफ में मिस कर रहा था। बच्चे का नामकरण, सब कुछ। यहाँ पर आकाश के लिए यह एक पहला मौका था जहाँ वह अपने बच्चे का नामकरण खुद अपने ही हाथों से करने वाला था। आकाश को ऐसे इमोशनल होते हुए देखकर अब श्रेया कहती है, क्या हुआ आकाश, तुम एकदम से चुप क्यों हो गए? तुम क्या सोच रहे हो आकाश? अब श्रेया की बातों को सुनकर अब आकाश कहता है, कुछ नहीं श्रेया, मैं बस पीछे की कुछ बातों को सोच रहा हूँ। पता है, जब से हमारी पिंकी पैदा हुई थी तब तो मुझे पता भी नहीं था कि यह तुम्हारी बेटी है, और न ही मैं उसका कोई नामकरण कर पाया था, क्योंकि तुम्हारी बहन ने ही सब कुछ पहले से कर दिया था। इसलिए मुझे नामकरण में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और वैसे मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पिंकी तुम्हारी बेटी होती तो शायद मैं उस टाइम पर इतना अच्छा नामकरण करता। हालांकि मैंने पिंकी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। तभी श्रेया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आकाश, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे यहाँ न होते हुए भी तुमने पिंकी को कितने लाड़ प्यार से पाला है। हालांकि मेरी बहन के किए हुए को मैं सुधार तो नहीं सकती, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं। हमारी जितनी भी इच्छाएं थी, जितने भी उम्मीदें थी, जितने भी सपने थे, हम वह इस बच्चे के नामकरण में पूरा कर लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम ज्यादा गिल्टी फील भी मत करो, क्योंकि भगवान ने हमें यह अच्छा मौका दिया है। जो सपने हम पिंकी के पैदा होते पूरा नहीं कर पाए, वो कहीं न कहीं हम अपने इस बच्चे के पैदा होने पर अब उसे पूरा कर पाएंगे। कहीं न कहीं आकाश को भी श्रेया की बातें ठीक लग रही थी। अब आकाश भी कहता है, ओके, अब हम जल्दी से नाम डिसाइड कर लेते हैं,
क्योंकि फिर उसके बारे में हमें जल्द से जल्द एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी और उसी में ही हम बच्चे का नामकरण करेंगे। पहले हम घर में एक छोटा सा समारोह रखेंगे जिसमें पंडित जी वगैरह आएंगे और वह बच्चे का नामकरण करेंगे और शाम के टाइम पर हम सब पूरी फैमिली, मारवा फैमिली और हमारा गुलेरिया फैमिली, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सब आपस में पार्टी करेंगे। वैसे श्रेया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसे दोनों साथ में बैठकर मिलकर अपने बच्चे का नाम रखेंगे और वह भी यूं बैठकर हंसेंगे। श्रेया अब हल्के से मुस्कान के साथ कहती है, बहुत कुछ खोया है हमने आकाश, लेकिन यह जो मिला है वह बहुत ही खास है। एक पल के लिए अब दोनों ही खुश हो जाते हैं और दोनों के चेहरे पर शांति छा जाती है। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ पर बच्चा झूले में ही सो रहा था। अब श्रेया कहती है, तो क्या नाम रखा जाए? अब आकाश सोचते हुए कहता है, ऐसा नाम जो हमारे प्यार की तरह ही शांत भी हो और गहरा भी हो और साथ में मजबूत भी हो। श्रेया धीरे से कहती है, तो फिर आरव कैसा रहेगा? अगर पंडित जी हमें ये सजेस्ट करते हैं तो आई थिंक आरव बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम रहेगा। अब आकाश कहता है, आरव मतलब शांति, और तुम जानती हो तुम्हारे आने के बाद ही मेरी जिंदगी में सुकून आया है। अब श्रेया हंस कर कहती है, तो फिर तय रहा हमारा बेटा आरव। अब यह नाम सोचकर अब दोनों ही एकदम से हंसने लग जाते हैं और अब आकाश झट से बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, यह भी इस नाम के साथ देखो, यह कितना प्यारा भी लगेगा। अब आकाश अपने बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते हुए कहता है, जब तू बड़ा होकर जो भी बने बेटा, पर तेरा नाम प्यार और उम्मीद की एक नई कहानी बताएगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका दोनों ही लंच पर गए थे, लेकिन वहां पर न जाने कहां से रोहित के बचपन की फ्रेंड चारू आ जाती है। अब रोहित और चारू को ऐसे देखकर अनिका को जेल से फील हो रही थी, जिसके कारण अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए अनिका रोहित को ही स्पेशल डिपार्टमेंट में जाने के लिए बोलकर वहां से निकल गई थी। रोहित को भी समझ आ गया था कि अनिका उससे नाराज है, क्योंकि अनिका कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाती थी। अब रोहित अनिका को फोन करके फोन लगाता है, लेकिन अनिका रोहित का फोन नहीं उठाती। यहाँ पर रोहित भी अनिका की आदत को भली भांति जानता था। जब कभी भी अनिका रोहित से नाराज होती थी तो वह रोहित से कोई भी शिकायत नहीं करती थी, न ही लड़ती थी और न ही झगड़ती थी। बस वह रोहित से बात करना बंद कर देती थी और एक यही सजा रोहित के लिए सबसे मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि रोहित कभी भी अनिका से बात किए बिना, उसको देखे बिना नहीं रह सकता था। अनिका रोहित की तो पूरी जिंदगी ही थी। अनिका के और उन बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती थी। अब जो कि बच्चे भी अब यहाँ पर नहीं थे और अनिका भी अगर रोहित से नाराज हो गई तो फिर रोहित का तो सारा का सारा दिन और सारी की सारी कार्य प्रणाली सब कुछ खराब हो जाना है। इसी सब टेंशन में रोहित को अब समझ आ जाता है। अब रोहित को लगता है कि फिर से उसे अनिका से बात किए बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अनिका तो अब तो उससे बात नहीं करेगी। ड्राइविंग करते टाइम कहीं न कहीं अनिका की आंखों के सामने वही रोहित और चारू की इमेज एक साथ आ रही थी। जैसे कि रोहित चारू के लिए उठा था तो वही इमेज अनिका को बार बार अपनी आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन अब अनिका इस सब बारे में ज्यादा न सोचते हुए अब अपने मन में ही अपने आप ही सोचती है, छोड़ो अनिका, अनिका और रोहित को जो भी करना है वह कर लेगा। अब तुम्हें भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अनिका पहले से ही काफी इमोशनल ड्रामा से गुजर रही थी, क्योंकि कल ही तो उसके बच्चे वापस गए थे। उसके लिए वही चीज भूल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पता नहीं क्यों कल से अनिका कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रखी थी। अनिका कभी भी किसी भी लड़की के लिए ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब गुलेरिया हाउस में और मारवा हाउस में खेल प्रतियोगिता रखी गई थी तो वहाँ पे निपुण मीना ने रोहित को रिझाने की बहुत कोशिश की थी और कहीं न कहीं अनिका ने भी यह सारी चीजें नोटिस की थी।
लेकिन फिर भी अनिका ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन न जाने क्यों आज अनिका ऐसे इमोशनल हो रही थी। उसका कहीं न कहीं कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे अभी कल ही यहाँ से वापस गए हैं और अब रोहित को किसी और के साथ देखकर अब अनिका अनसिक्योर फील कर रही थी। इन्हीं सब उधेड़-बुन में अब अनिका सोचते हुए अब वह सोचती है कि चलो अब मैं अपना काम ही संभाल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे तो पता नहीं मैं सुबह से शाम तक क्या ही सोचती रहूंगी। इसलिए अब वह जल्दी से उसकी कार अब सीक्रेट अंडरग्राउंड की बिल्डिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई थी। जैसे ही अनिका अंदर जाती है तो वह एक कांस्टेबल अनिका को बताता है कि मैडम यहाँ अपने अपने केबिन में तो कोई भी नहीं है क्योंकि सभी मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। अब अनिका भी उस कांस्टेबल के कहे अनुसार सीधे मीटिंग हॉल की तरफ चली जाती है। अनिका जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर सभी मीटिंग हॉल में थे। वहां पर इंस्पेक्टर अब्बास उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अनिका वहां पर जाती है तो यह सब देखती है। वह वहां जाके सबसे पहले तो इंस्पेक्टर अब्बास को ग्रीट करती है और उसके बदले में इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका को गुड आफ्टरनून बोलते हैं। फिर अब अनिका को इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अनिका प्लीज हैव योर सीट। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर अब अनिका भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनिका देखती है कि वहां पर निखिल और भूमिका पहले से ही मौजूद थे क्योंकि भूमिका ने हाल ही में अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और उसके साथ साथ निखिल ने भी यह डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। हालांकि निखिल ने यह डिपार्टमेंट परमानेंटली ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि अनिका ने निखिल को खास सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए भी उस पर नजर रखने के लिए भी बोला हुआ था। निखिल सीक्रेट डिपार्टमेंट में तभी आता था जब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत होती थी या यहाँ पर कोई मीटिंग हो रही होती थी। अदरवाइज निखिल तो मारवा हाउस में ही अपना सारा वहीं से अपना काम हैंडल कर लेता था। निखिल को यहाँ आना तो सिर्फ इसलिए पसंद था क्योंकि भूमिका का यहीं पर काम होता था। भूमिका का यहीं पर ही केबिन था। निखिल को भूमिका के साथ अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, इसलिए निखिल ज्यादातर यहाँ पर भूमिका के लिए आ जाता था और आज तो यहाँ पर एक अलग से ही मीटिंग अरेंज की हुई थी जिसके लिए निखिल को तो ऑफिशियली यहाँ पर पहुँचना ही था। अब क्योंकि अनिका भी यहाँ पर आ चुकी थी और अनिका भी अब अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, तो अनिका के अपनी सीट पर बैठने के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अनिका तुम्हें कोई लीड मिली? एनी इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू शेयर विद अस, जिससे हम इस केस को आगे बढ़ा सकें। अब इंस्पेक्टर अब्बास की बात को सुनने के बाद अब अनिका कुछ देर तक तो चुप रहती है, लेकिन फिर जवाब देती है, यस सर, हमें कुछ तो पता चला है। इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अनिका की यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, वेल डन अनिका। अनिका मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अनिका कहती है, सर मुझे जो डीएनए सैंपल मिला था उससे मुझे यह पता चला है कि यह जो कोई भी इंसान है वह इंसानों को जानवरों में बदलने की कोशिश कर रहा है। वह इंसानों का जानवरों की तरह यूज करके उसकी ताकत को यूज करना चाहता है, लेकिन वह अभी तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक वह उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन इसे हम आगे हमारे काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें इस जेनेटिक बदलाव का सही स्रोत पता नहीं चल सकता, और इसके लिए लगता है मुझे इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी और इसके बारे में और भी आगे पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस मेंटल हॉस्पिटल में घुसना होगा। हालांकि मैंने निखिल को भी इस बारे में पहले से ही बोला हुआ है। अब इंस्पेक्टर अब्बास निखिल की तरफ देखते हैं। अब निखिल कहता है, यस सर, मैंने अपनी कोशिश की है। अब अनिका कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें पहले वहाँ एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए। अगर हम यहीं पर बैठ के उनके कैमरे को हैक करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर अंडरग्राउंड के बीच में अगर वहाँ पर कोई भी कैमरा लगा हुआ नहीं होता तो शायद फिर हमें वहाँ पर पर्सनली जाना पड़ेगा।
अनिका की बात पूरी होते ही वहाँ पर बैठे निखिल ने भी कहा, यस सर, वहाँ जाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हमें कानून के दायरे में बाहर जाकर इसे अंजाम देना होगा। यहाँ क्योंकि यह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और अगर हम बिना किसी सबूत के वहाँ पर छापा मारेंगे तो उल्टा हम पर ही कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक हम सब जानते हैं, हम यह रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए सबसे बेहतरीन रास्ता है कि हम बिना किसी को कानो खबर लगे अपने मिशन को अंजाम दें। निखिल की यह बात सुनकर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास भी इस बात को भली भांति जानता था, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास ने आज तक सिर्फ और सिर्फ कानून की हिफाजत की है। हालांकि एक दो केस में जब वह अनिका के क्रिस्टोफर के केस में मदद कर रहा था, तब कानून से परे जाकर इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की मदद की थी। इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर बिना कुछ कहे थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं। वह कुछ ऐसे ही अपना गहन मंथन ही कर रहे थे। वह कुछ सोच ही रहे थे, लेकिन फिर से अब निखिल फिर से कहता है, मैंने इस हॉस्पिटल के कैमरे हैक किए थे, जिससे मुझे पता चला है कि शाम 3 बजे से 5 बजे तक के बीच वहाँ का स्टाफ हॉस्पिटल में ना के बराबर ही होगा। वहाँ का स्टाफ मोस्टली 3 से 5 बजे के बीच बाहर रहता है। हमारे पास यही सबसे बेस्ट टाइम होगा वहाँ पर उस हॉस्पिटल में घुसने का। निखिल की बात सुनकर अब एकदम से इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास जो चाहते थे अब उनको वही रास्ता दिखाई दे रहा था। अब निखिल की पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास कुछ सोच में पड़ जाते हैं। वैसे तो अब्बास कानूनों के खिलाफ कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज उन्हें भी निखिल की बात कहीं न कहीं सही लग रही थी और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो ठीक ऐसे ही है। अभी 2 बजे रहे हैं, हमारे पास 1 घंटा अभी बचा हुआ है। हमें आज ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। हम आज ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। सभी जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने की तैयारी करो। जितना जल्दी अगर हम वहाँ पर पहुँचेंगे उतना ही हमारे पास ज्यादा टाइम रहेगा। और याद रखना, हमें हर चीज पर बिल्कुल बारीकी से नजर रखनी है। कोई भी चीज हमारे हाथों से या हमारी आंखों के सामने से छूट न जाए। यह सब कहने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अभी उस मीटिंग को डिसमिस कर दिया था। वहीं पर इंस्पेक्टर अब्बास का जो एक साथी था जिसका नाम विकास था, वह भी इस मीटिंग में शामिल था। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास वहां मीटिंग हॉल से जाने के लिए उठकर बाहर की तरफ निकले, तभी वे इंस्पेक्टर विकास भी उसके पीछे ही जो उनके कलिंग थे उनके पीछे भी जाने लगे। उन्होंने पीछे से इंस्पेक्टर अब्बास को आवाज देते हुए बोला, इंस्पेक्टर अब्बास। तभी इंस्पेक्टर अब्बास भी वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, यस विकास, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? अब यह विकास इंस्पेक्टर अब्बास से कहते हैं, यस सर, मुझे कुछ कहना था। आप कैसे यह विश्वास कर लेते हो सकता है कि वहाँ पर कुछ भी ना हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस हॉस्पिटल में कोई 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल को बिल्कुल ही खाली छोड़ देगा और जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है तब तक हम उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। और ऐसे कानून के दायरों में हम सिर्फ अपना काम कानून के दायरे में ही रहकर कर सकते हैं। ऐसे कानून तोड़ के तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। विकास की बात सुनकर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास उसके बात से भी सहमत थे, लेकिन अब इंस्पेक्टर अब्बास विकास को समझाते हुए कहते हैं, विकास, अगर हमें इस केस को सॉल्व करना है तो हमें, जैसे अनिका कह रही है, हमें इस केस को वैसे ही हैंडल करना होगा, क्योंकि अनिका की हेल्प के बिना तो हम यह केस कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही यह करके देख चुके हैं। जब हमें सफलता हासिल नहीं हुई तभी हमने अनिका का सहारा लिया है, और वैसे भी मुझे अनिका पर और उसके काम पर पूरा यकीन है। विश्वास करो, तुम भी जब उसके काम को देखोगे तो एक पल के लिए तुम भी हैरान हो जाओगे। यह मैं 100% गारंटी के साथ तुम्हें कहता हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास का अनिका के ऊपर इतना यकीन देखकर कहीं न कहीं अब विकास को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब विकास के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था।
वह बातों बातों में इंस्पेक्टर अब्बास को चौंकाना तो चाहते थे कि वह ऐसे किसी पर भी विश्वास ना करे और इस केस को अपने तरीके से और अपने कलिंग की हेल्प से इसे सॉल्व करे। लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास अपने इरादों को पहले से ही जानते थे। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्होंने पहले ही इसके बारे में कार्य प्रणाली पहले से ही बना ली थी और इसी योजना के हिसाब से वह अब इस कार्य को कार्य रूप देने वाले थे। अब इंस्पेक्टर अब्बास देखते हैं कि विकास के चेहरे पर अभी भी वैसे ही चिंता की लकीरें थी, लेकिन अब इंस्पेक्टर अब्बास इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं समझा सकते थे। पता नहीं क्यों विकास को यहाँ पर अनिका के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अब वह इंस्पेक्टर अब्बास विकास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, एनीवे, आप ज्यादा मत सोचो। जब अगर मैं यह चीज कह रहा हूँ तो प्लीज एक बार मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करके देखो। मैं सच कह रहा हूँ कि हम इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे और जब यह केस सॉल्व हो जाएगा तो तुम खुद ही अनिका को इसका श्रेय दोगे। एनीवे, ज्यादा टेंशन मत लो और जल्दी से चलो यहाँ से। वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनकर कहीं न कहीं विकास भी अब उसकी हाँ मिलाते हैं। वह अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अपनी गर्दन हिलाकर अब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे ही ऑफिसर अपनी अपनी तैयारी कर चुके थे। अनिका, निखिल, भूमिका, उधर दूसरी तरफ से भूमिका की टीम में इंस्पेक्टर अर्जुन और छठे इंद्री और साथ में इंस्पेक्टर अब्बास, विकास और साथ में 3-4 कांस्टेबल, यह सब हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। अनिका अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रही थी। अनिका की कार में निखिल और भूमिका दोनों ही बैठे हुए थे, जबकि इंस्पेक्टर अब्बास की कार में इंस्पेक्टर विकास बैठे हुए थे, जबकि अर्जुन सिंह, छठे इंद्री और 2-3 कांस्टेबल वह अपनी अलग अलग गाड़ी में बैठे हुए थे। अनिका ने हॉस्पिटल पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था ताकि किसी की भी नजर उसकी गाड़ी पर न पड़े और किसी को भी उन पर शक न हो। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी को वहां पार्क करने के बाद अब वह इंस्पेक्टर अब्बास को और अर्जुन सिंह को भी बोलती है वह भी अपनी गाड़ियों को यहीं पर ही पार्क करें, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल के सामने हो सकता है कि किसी को उन पर शक हो जाए। यहाँ पर अनिका की यह बात सुनने के बाद सभी को अनिका की बात जायज लगती है, सभी को अनिका की बात सही लगती है, इसलिए वह भी अनिका के कहे अनुसार अपनी गाड़ियों को अनिका की गाड़ी के साथ ही वहीं थोड़ी दूर रोड पर पार्क कर देते हैं। अब वह हॉस्पिटल तक पैदल ही आ रहे थे। जैसे वह सब हॉस्पिटल गेट के करीब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि गेट पर एक गार्ड पहले से ही मौजूद है। भूमिका ने चुपचाप पीछे से जाकर उस गार्ड की गर्दन पर वार किया ताकि उस गार्ड को उन पर गुस्सा हो जाए, ताकि वह गार्ड उनसे कोई भी सवाल जवाब ना कर सके और उसके बारे में कुछ भी पता न लगा सके। इधर भूमिका उस गार्ड को बेहोश करके अपना काम कर चुकी थी। दूसरी तरफ से निखिल ने भी तब तक सभी कैमरों को हैक कर लिया था, जिससे अब कैमरे में उनके यहाँ पर आने का और जाने का या यहाँ पे कोई भी काम करने का कोई भी रिकॉर्ड किसी को भी ना मिल सके। उसके बाद वह सभी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए थे, क्योंकि यह दोनों काम होने के बाद अब हॉस्पिटल का पूरा रास्ता खाली था। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिसके कारण सभी के चेहरे पर एक निराशा छा जाती है। अब सभी को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर आने के बाद हमें अब तक कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला है। तभी भूमिका ने गुस्से में वहाँ पर लगे एक डॉक्टर की मूर्ति पर अपना मुक्का मार दिया। अनिका को ऐसे गुस्सा मारते हुए देखकर एकदम से निखिल तो घबरा ही जाता है। निखिल जैसे ही भूमिका को वहाँ पर शांत करने के लिए जाता है, तब वैसे ही भूमिका का मौका लगने से उस मूर्ति पर पड़ा एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। यह दरवाजा बेसमेंट में जाता है और इस दरवाजे को एक मूर्ति के पीछे छुपाया गया था। जैसे जैसे ही अब वह दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ निखिल आया तो था भूमिका को बचाने के लिए, लेकिन अब वह अनिका को देखकर एकदम से उसे हक कर लेता है। यह देखते ही कहीं न कहीं अर्जुन सिंह का मुंह भी खुला का खुला लग जाता है,
क्योंकि अर्जुन सिंह को अनिका और भूमिका के, निखिल और भूमिका के रिश्ते के बारे में सब कुछ पहले से पता था। लेकिन निखिल इतनी जल्दी से भूमिका को ऐसे हक कर लेगा, यह खुद अर्जुन सिंह भी नहीं सोचा था। जैसे ही वह अभी इस माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए अब अनिका कहती है, चलो चलो अंदर चल के देखते हैं, कभी कोई तब आ न जाए। अब अनिका की बात सुनते ही सभी निखिल भूमिका को छोड़ते हैं और वह वहां पर भूमिका थोड़ी सी एम्ब्रेसमेंट फील करती है, क्योंकि एकदम से निखिल ने जो किया वह तो भूमिका को भी खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं न कहीं भूमिका को भी इसके लिए बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। अब वह सब जैसे ही दरवाजे को देखते हैं तो वह उसके अंदर चले गए। अंदर जाकर उन सब ने जो देखा वह बहुत ही भयानक था, क्योंकि उसे अंदर बेसमेंट के अंदर बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिनकी हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इन्हें भी उसे एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया है। उन सभी की हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें देखकर वहां पर पहुंचे सभी आदमियों के एकदम से पसीने छूट रहे थे। यहाँ पर अनिका उन सब की हालत देखकर अनिका को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर काफी दया भी आ रही थी, क्योंकि अनिका ने कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान मानवता से इतना भी नीचे गिर सकता है। अपने फायदे के लिए कोई इंसानों को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है। उस इंसान के बारे में सोच सोचकर वहाँ पर अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही भूमिका को तो यहाँ पर खून खौल रहा था। भूमिका मन ही मन कहती है, अगर वह इंसान यहाँ पर होता तो मैं उसके सारे के सारे हड्डियों को एक पल में ही तोड़ देती। उन्होंने इन लोगों के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सारी की सजा उसे आज ही यहीं पर दे के जाती। उसे मैं ऐसी मौत देती ताकि वह मौत पाने के लिए तड़पता। उन्हें ऐसे देखकर जैसे ही भूमिका अब उनके पास जाने लगी, अनिका ने एकदम से भूमिका का हाथ पकड़ लिया था। अनिका जैसे ही भूमिका के पीछे पीछे देखा तो उसने देखा कि अनिका ने भूमिका का हाथ पकड़ा हुआ है। अब भूमिका एकदम से कहती है, क्या हुआ अनिका, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? तभी अनिका कहती है, नहीं भूमिका, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान से यहाँ पर काम करना चाहिए। तुम यहाँ कभी भी किसी भी चीज को ऐसे नहीं छू सकती हो, क्योंकि यहाँ पर अनिका के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि वो या इन लोगों पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इनमें से एक ऐसा केमिकल इन लोगों को इंजेक्ट किया गया था जो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह काम करता था। अगर भूमिका उन लोगों के पास चली गई या उन लोगों से थोड़ा सा भी भूमिका हाथ से भी टच हो गया तो हो सकता है कि भूमिका भी इस वायरस की पकड़ में आ जाए और अनिका भी अपने किसी भी फैमिली को या अपने किसी भी टीम मेंबर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। और अनिका यहाँ पर जब तक इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती तब तक अनिका भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए अनिका यहाँ पर चुप रहना ही पसंद करती है। लेकिन वह भूमिका को सिर्फ इतना ही कहना था कि यह पेशेंट बहुत ही बीमार है, इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इसलिए भूमिका तुम्हें इनसे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा और ध्यान रहे तुम इनके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। अनिका की ऐसी केयर देखकर कहीं न कहीं भूमिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह अब जल्दी से अनिका को कहती है, थैंक यू अनिका, मेरी इतनी केयर करने के लिए। कहीं न कहीं यहाँ पर भूमिका को ध्यान में रखते हुए अनिका डर जाती है, क्योंकि भूमिका उनमें से उन मरीज, उन एक्सपेरिमेंट किए हुए बीमार लोगों के पास जाने वाली थी। अगर उन लोगों ने भूमिका पर हमला कर दिया और उस पर हमले में अगर भूमिका घायल हो जाती तो हो सकता था कि यह केमिकल भूमिका के बॉडी में भी फैल जाता, जिसके कारण भूमिका भी इन्हीं लोगों जैसे एक जानवर बन जाती और एक जानवरों की तरह ही रिएक्ट करती। इस कारण से ही अनिका ने भूमिका को उनके पास जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी तक तो अनिका भी इस केमिकल के बारे में अच्छे से पता नहीं कर पाई थी, ना तो इसके फार्मूले के बारे में, और ऊपर से अनिका को यह भी नहीं पता था कि इसका एंटीडोज क्या है।